इनसाइड सावन पांडे है कौन? मोदी की मां को गाली दे या अपनी मां को गाली दे, बात बराबर है। जी। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी फेल्योर है। पंकज मार्केट में जाकर के सोफा पे सोने के लिए क्या हमने विधायक इसी वजह से चुना कि फीता काटे जाकर के उद्घाटन में, या अब नेताजी 4 फोटो खिंचवा करके फेसबुक पे डलवाए, हो गया विकास का तीसरी। विजेंद्र चौधरी, सोफा के प्यारे लालू यादव। विकास में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड बिहार। ये द अनफिल्टर्ड बिहार का पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड के वक्त जब हम गेस्ट लोगों की सूची पर बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि किन्हें बुलाना है, तो हम एक ऐसे इंसान के पास हमारी पहुंच हुई जिनके दिल में बिहार बसता है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने बिहार को बहुत करीब से न सिर्फ देखा है बल्कि बिहार की एक ऐसी जर्जर स्थिति देखी है, दुर्गति देखी है और उसको खुद पे झेला भी है। बिहार के बेरोजगारी की मार इन पे ऐसी चली कि इनको अपना राज्य, अपना क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ जाकर इन्होंने न सिर्फ अपना नाम बनाया और अपना जीवन अच्छा किया बल्कि अपने प्रदेश को भी याद रखा, अपने क्षेत्र को भी, जनता को भी नहीं भूला। और अब इल्म ये है कि अपने माथे पर साफा बांधकर ये राजनीति के मैदान में अपने लोगों को गाइड करने, अपने लोगों के लिए आए हैं और अपने लोगों को रास्ता दिखाएंगे और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का और उनकी ज़िंदगी को रोशन करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ बिहार के मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी सावन पांडे जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी आप आए हैं बिहार में और आपने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है, लगातार नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड सावन पांडे है कौन? देखिए, सावन पांडे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मधुबनी पंचायत के अंतर्गत मादापुर चौबे का एक छोटा सा लड़का है। मुजफ्फरपुर जो इतना बड़ा परिवार है हमारा, उस परिवार का छोटा सा हिस्सा है और वो मतलब मुसाफिर मन है जो चाहता है कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश डेवलप्ड हो और हमारा शहर मुख्यतः विकास की धारा पे मजबूती के साथ आगे बढ़े। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि बिहार और खास करके आपका क्षेत्र मुजफ्फरपुर आगे बढ़े। लेकिन हम पहले की बात थोड़ा सा करते हैं, पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं हम। पास्ट में ऐसा कहा जाता था कि जब लालू यादव का वक्त था उस समय बिहार की दुर्गति थी और विकास नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर का तो विकास, मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ, किसी नेता के रीजन में मैंने नहीं देखा। रोड में वैसे ही नाले, गड्ढे। तो इसका क्या कारण है और लालू यादव से इतना खौफ क्यों है? देखिए, 90s का वो दौर हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने अपना बचपन जिया है उसमें। मेरा नाम सिर्फ सावन है, सावन पांडे तो अब जुड़ा है, फादर का सरनेम है पांडे चला आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने वो डर देखा, वो खौफ देखा। जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे तब पिताजी ने कहा कि अगर पांडे सरनेम होगा, मिश्रा सरनेम होगा, ठाकुर सरनेम होगा, शुक्ला सरनेम होगा तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे। अच्छा। इस डर से हम लोगों का नाम पहले ही 2 या 3 क्लास में ही सिर्फ सावन रखा गया, कोई कुमार नहीं, कोई सरनेम नहीं। अच्छा। और हमारे जैसे बहुत सारे उस वक्त के ऐसे बच्चे हैं, प्रिया मिश्रा प्रिया राज हो गई, साकेत सिंह साकेत शुभम हो गए, शांतनु शेखर, शांतनु सिंह से शांतनु शेखर बन गए। तो ऐसा बहुत सारा नाम है जो लोगों ने अपना सरनेम चेंज किया इस खौफ से कि उस सरनेम के कारण हमारा ना आगे का भविष्य प्रभावित हो, ना हमारा शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो, ना हमारे रोजगार की व्यवस्था प्रभावित हो। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली जात पात की आप बात कर रहे हैं। हाँ। जात पात की इतनी थी, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी लालू यादव का झंडा उठा के और ये कहते हैं कि वो हमारे लिए देवता समान है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लालू यादव जी ने दबे कुचलों को तो आवाज़ दिया ही था और उस वक्त के लोगों ने वोट भी उसी नाम पे किया था। सामाजिक जो बराबरी की बात कही गई थी लालू जी के टाइम में, ये प्रगाढ़ता से आगे की ओर बढ़ी, लेकिन इसमें एक बड़ा तबका विकास से वंचित रह गया और कुछ वर्ग के लोग ही आगे बढ़ पाए और वो दौर क्रिमिनोलॉजी में तब्दील हो गया। आप चाहे आप देखेंगे, बड़ा से बड़ा नरसंहार
क्यों राजद के काल में ही हुआ। आपके बहुत सारे होंगे व्यूअर्स, जब सुनेंगे मुझे तो गालियां भी देंगे, चूंकि उनकी फितरत में है। लेकिन आप जब देखेंगे उस इतिहास को उठा करके, तो हाईकोर्ट का एक जज जब जहानाबाद अपने घर पे जाता है अपने परिवार के बीच में खुशियां बांटने छुट्टी लेकर के, तो उस जज का परिवार नरसंहार में मारा गया रहता है। तो वो क्या दोष था लोगों का, क्यों वो नरसंहार, ये कौन सा सामाजिक बराबरी की राजनीति बात कर रहे हैं आप? नहीं, जी कृष्णैया हत्याकांड तो हमारे मुजफ्फरपुर शहर में ही हुआ। ये गोबरसही की विभत्स घटना थी, उस विषय पे तो बात ही नहीं कर रहे। एक मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, जहानाबाद की ये घटना है। एक आईपीएस अधिकारी का जमीन कब्जा कर लिया गया बक्सर में, और उनको दौड़ा करके गोली मार दिया गया। बाद में वो आईपीएस अधिकारी बच गए, लेकिन उनको गोली मार दिया गया। एक दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी का, सास का, भतीजी का, नौकरानी तक का बलात्कार हुआ, अबॉर्शन तक करवाया गया। लालू जी का ही सरकार था। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने सारे नरसंहार हो रहे थे, इतनी खराब स्थिति थी, फिर भी लोग लालू यादव को चाहते क्यों थे? लोग तो उन्हीं को कर रहे थे। लोग वोट नहीं कर रहे थे। आज आप एक सर्टेन पार्टी या सर्टेन नेता को आप कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोर, आज आपके अंदर जागरूकता इस वजह से आ गई है। वो झूठी जागरूकता है या सच्ची जागरूकता, ये आप जज करें। लेकिन ये जागरूकता आपको सोशल मीडिया के फेक न्यूज से आ गई है। लेकिन उस वक्त लालू जी का जिन निकलता था। अच्छा। वो क्या कोई जादू टोना का जिन थोड़े ना था। उस वक्त बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था। बड़े क्रिमिनल्स इस लूट के घटना को अंजाम देते थे। वो या उनके परिवार के लोग विधायक या सांसद उस वक्त बनते थे। आप सारण के क्षेत्र से देख लीजिए, या आप सीमांचल के क्षेत्र से देख लीजिए, आप कोसी के क्षेत्र से देख लीजिए, आप मिथिला के क्षेत्र से देख लीजिए, या मगध या पाटलिपुत्रा और आप भोजपुर के क्षेत्र से देख लीजिए, जिले के हिसाब से गुंडे बटे हुए थे। अच्छा, आपका ये कहना है, बेसिकली आप आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव ने अपने राज में गुंडों को पाला है? बिल्कुल, हर जाति हर समूह से गुंडे पैदा हुए। अच्छा, जिले के हिसाब से गुंडे पैदा हुए उस वक्त में। और 90s का दौर और 90s के युवा सबसे ज्यादा बिहार को बर्बाद किए। आपकी पर्सनल कोई ऐसी, क्योंकि मैंने जब आपके वीडियोस देख रहा था जिसमें आप बताते हैं कि आपको अपना यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ा, तो क्या बेरोजगारी कारण था, ये जो माहौल है वो कारण था, क्या कारण था जो आप? देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी कारण थी। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। जात पात इतना चरम पे था, आज तो बहुत कम हो गया है। सोशल मीडिया का भी देन है। आज के युवा सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर के पूरे विश्व से एक बार में कनेक्ट हो जा रहा है। तो उनको पता चल रहा है कि चाइना में क्या हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि ब्राजील में क्या हो रहा है, उनको पता चल रहा है फ्रांस और अमेरिका जैसी कंट्री में क्या हो रहा है, उनको पता है कि जर्मनी और इंडिया में क्या चल रहा है, नेपाल और भूटान में क्या चल रहा है। तो वो अपने आप को पैरेलल लेकर के चलना चाहते हैं। जात पात हमारे वक्त में बहुत चरम पे था। जब हम लोग रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे थे, शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठे थे, जात पात चरम पे था, अपराध चरम पे था, अपहरण का उद्योग चल रहा था, शिक्षा की कोई व्यवस्था सही नहीं थी। और हम तो आज पेशे से बिल्डर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डर बनने की कोई व्यवस्था बिहार में नहीं थी। अच्छा। तो ये सब था, तो हम लोगों ने बिहार छोड़ा। बिहार छोड़ करके गार्जियन का आदेश हुआ, हम लोग गए, देखे चीज़ों को, वहाँ देखे, सीखे, समझे, फिर आए बिहार। तो आपके दिल में, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि एक ऐसा इंसान जिसके दिल में बिहार बसता है, तो कई बार होता है, जैसे मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो लेकिन कई बार होता है जब लोग बाहर अपने प्रदेश को छोड़ के जाते हैं एक अच्छे भविष्य को बनाने के लिए, तो वो वहीं पे जाकर सेटल हो जाते हैं, फिर उनको यहाँ के लोगों की परवाह नहीं होती। तो ये चिंता कहाँ से आया कि पॉलिटिक्स में जाना है, लोगों के जीवन को सुधारना है, उनको गाइड करना है, उनके लिए कुछ करना? देखिए, मेरे आने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं एकदम आपको बता रहा हूँ। बिहार आने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो मुजफ्फरपुर शहर में आता भी नहीं था। मुझे अगर दरभंगा जाना हुआ या नेपाल जाना हुआ तो मैं सीधा इस सड़क से निकल जाता था। मैं मुजफ्फरपुर अंदर घुसता भी नहीं था। कहाँ मोती झील गया, क्या कल्याणी की स्थिति है, मुझे कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, मेरे पिताजी जब बीमार हुए, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे इंसान थे, वो लघु सिंचाई में प्यून थे, 4th ग्रेड कर्मचारी थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जंगल के मोड़ का नाच कोई नहीं देखता है, आंगन के मोड़ का नाच सभी देखते हैं। तो जो कुछ भी हो, तुम बाहर हो, बाहर के लोगों के लिए हो, अपनी जन्म धरती के लिए कुछ नहीं हो। अगर कुछ करना है तो अपनी जन्मभूमि पे आओ, जो करना है यहाँ करो। पिता का वही शब्द
दिल और दिमाग में घर कर गया। फिर जब आए मुजफ्फरपुर तो देखे चीज़ों को, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हम लोग जमशेदपुर जैसे शहर में रहे, भुवनेश्वर में रहे, रांची रहे, पुणे रहे, तो चीज़ों को देखा हम लोगों ने, दिल्ली रह करके देखा चीज़ों को, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, फिर सिस्टम को चेंज करेंगे, फिर हमारा शहर चमकेगा, हमारा शहर समृद्ध और सुखद हो जाएगा। एक वीडियो देख रहा था आपका जिसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए थी, वो सारी चीजें छोड़कर मैं बिहार में आया। क्या जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की सैलरी छोड़कर? ये मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आपको तो मुझे मनीष कश्यप याद आते हैं। मनीष कश्यप भी कहते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा था, काम कर रहा था, वो सब छोड़ के बिहार में आया। फिर मनीष कश्यप ने लोगों से चंदा भी लिया, प्रचार किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया, वो दब गए और फिर अब पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपका भी मुझे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लगती है, लोगों को भी मन में सवाल होता होगा ये चीज़। बिल्कुल। 1 लाख रुपए सैलरी हमारी अभी नहीं थी, हमारी 2013 में 1.25 लाख रुपए सैलरी थी। 1,08,000 रुपया सब कुछ लगा हुआ करके 1.25 लाख रुपया हाथ में आता था। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, सारे स्टाफ थे। अच्छा। टैब हम लोग उस वक्त यूज़ कर रहे थे जब लोग टैब का नाम नहीं सुने थे। तो और बहुत सारी कंट्री घूम चुके थे, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसी बड़ी कंट्रियों को घूम चुके थे हम लोग। लेकिन उसको छोड़ने का मकसद यही हुआ कि पिताजी का वो जो लाइन मोड़ वाला रहा ना, वो मन में आया। मनीष भाई और मेरी सिमिलैरिटी बस इतनी है कि मनीष भाई बेबाक बोलते हैं। मनीष भाई के मन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनका राजनीतिक जीवन कैसा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे अपने शहर से प्यार है। उनको पूरे बिहार की चिंता शायद थी, लेकिन मुझे पूरे बिहार की चिंता नहीं है अभी। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं राजनीति में उलझकर रह गए, या अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो उनकी जो स्थिति हुई वो इस कारण मतलब अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में फंस गए। अच्छा। अति महत्वाकांक्षी भी इंसान को नहीं होना चाहिए, और सीढ़ी पकड़ करके छत पे चढ़िए, एक बार जंप लगाने की कोशिश करेंगे तो हाथ पांव टूटेगा, और वही हाथ पांव टूटा है मनीष भाई का। मनीष भाई जहाँ थे वहाँ उनको रहना चाहिए था। सावन पांडे के हिसाब से एक नेता को कैसा होना चाहिए? एक नेता को शिक्षित होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और अधिकारियों से काम करवाने के लिए एक अभिभावक के रूप में होना चाहिए। अगर अधिकारियों को डांट लगाना पड़े, अगर अधिकारियों को राह दिखाना पड़े स्ट्रिक्टली तो दिखाए, लेकिन जनता के लिए एक बच्चे के रूप में रहे, सरल स्वभाव का रहे, और एकदम आसानी से उपलब्ध रहे। और रहा मनीष भाई को भी केस के जाल में फंसा करके लोग भेज दिए थे, हम भी जेल गए थे। अच्छा। हमको भी झूठे केस में लोग फंसाया। ये हम आएंगे इस पे, बाद में चर्चा करेंगे। जो आप पे केस हुआ था इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे। मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि झूठे केस में सरकार फंसा देती है, तमाम तरीके की चीज़ें, तो क्या जो पार्टियां होती है, उनके जो नेता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं हारने का डर है कि अगर सावन पांडे मुजफ्फरपुर में आ गया और ये जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, और हम 5 साल घर में बैठे रहे हैं, तो कहीं ये बाजी ना मार ले? देखिए, सरकार कभी किसी को नहीं फंसाती है। सरकार कभी किसी को किसी भी मामले में नहीं उलझाती है, नहीं फंसाती है। सरकार या विपक्ष के जो नुमाइंदे होते हैं आपके क्षेत्र में, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनको जलन पैदा करती है। मुजफ्फरपुर में भी कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं जो अपने जाति विशेष के लड़कों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो अपने मतलब क्षेत्र के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। नाम लेकर बता दीजिए ना, खुलकर बोलिए। ना, नाम क्या ही लेना है, जो लोग सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे। अपना उम्र हो गया है, एक पांव पहले जा घाट लायक हो चुका है। अच्छा। लेकिन आज भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुलाचे मार रही है। ठीक है, आज भी उनका हाथ पांव सही से चल नहीं रहा है, लेकिन फिर विधायक बनने की ख्वाहिश लेकर के वो बैठे हुए हैं। अब चुनाव का 6 महीना जब बचा तो वो भागे भागे क्षेत्र में चले आए, नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जितने भी बड़े राजनीतिक घराने हैं मुजफ्फरपुर में, ये जो फंसने फंसाने का खेल खेलते हैं, अगर इनसे दल का बैनर छीन लिया जाए तो इनकी कोई औकात नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, अगर इनसे दल का बैनर छीन लिया जाए तो इनकी कोई औकात नहीं। इनको 5,000 वोट अगर पड़ जाए तो हम राजनीति छोड़ दें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, यही सच्चाई है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, उसमें से एक मुद्दा जो मुझे लगा कि आप जोर शोर से उठा रहे हैं, वो मुद्दा था सड़क का। सड़क, हर जगह के सड़क और नाली की स्थिति इतनी दुर्गति है कि लोग जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप लगातार उस पर उठाते भी हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कारण है? क्या इंजीनियर उस हिसाब का नहीं है, जो जिनको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो सही से काम नहीं करवा रहे हैं, या नेता ही भ्रष्ट है जो पूरा सिस्टम भ्रष्ट करके रखा हुआ है? इच्छा शक्ति नहीं है मुजफ्फरपुर के नेताओं में। मुजफ्फरपुर के नेता काम ही नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक विधायक बनने के बाद एसी में सोना और सोफा पर बैठना काम नहीं है। उनको पटना जाना होता है, उनको जाकर के नई सचिवालय, पुरानी सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन के सीढ़ी पर चढ़ना होता है, दौड़ना होता है, और जाकर के अधिकारियों से मिल करके हाथ पांव जोड़ना हो या आंख दिखाना हो, काम करवाना होता है, योजना लाना होता है। ये लोग जाते ही नहीं हैं। ये लोग जाते ही नहीं हैं। एक तो ये विजनरी नहीं है, और दूसरा कि दोष उम्र का भी है। अब सीढ़ी चढ़ने का उम्र भी नहीं रहा, अब राम भजन करने का उम्र है। अयोध्या जी में जाकर के रामलला प्रभु का दर्शन करें, सरयू स्नान करें, सरयू सेवन करें, वो नहीं करेंगे, और वोट की राजनीति में 3-5 करते रहेंगे। तो ये लोग विकास क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आप तेजस्वी यादव वाला फिर बात पकड़ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश चाचा का उम्र हो गया है, उनको राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, यही बात आप अपने क्षेत्र के जो नेता हैं उनके लिए कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी भी आदरणीय हैं और नीतीश बाबू भी आदरणीय हैं। ये लोग बड़े लीडर हैं, इन पे कमेंट हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी चिंता मुजफ्फरपुर को लेकर के रहती है, नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। तो हमने बताया कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। और अभी फिर चुनाव आ रहा है, अब 10-15 दिन में चुनाव आचार संहिता लग ही जाएगा, 20 दिन में। तो फिर ये लोग ठगने के लिए वेश बदल करके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे वोट दीजिए। लेकिन ये लोग सब वोट फिर लेंगे, और इनकी स्थिति यही होगी कि विश्वेश्वरैया भवन का सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब ना जाकर के अंदर वाला लिफ्ट पे भी कम से कम चढ़ पाएंगे। विश्वेश्वरैया भवन में 22 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है लिफ्ट तक पहुँचने के लिए। वो 22 सीढ़ी चढ़ने की औकात और हिम्मत मुजफ्फरपुर के जो भी कैंडिडेट हैं, पूर्व या वर्तमान, उनकी नहीं है। तो आप ये डायरेक्ट बात कह रहे हैं कि सुरेश शर्मा हो या विजेंद्र चौधरी हो या कोई भी नेता हो, किसी के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो मुजफ्फरपुर के विकास की बात करे। सब आते हैं, जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम लेकर के किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि कैंडिडेट विजनरीज नहीं है, कोई विजनरी कैंडिडेट नहीं है। और जो कुछ भी लोग अपने कामों को गिना रहे हैं, उनका उम्र हो चुका है राम भजन करने का, वो राम भजन करें। आप इतने जगह रहे हैं, विदेशों में भी घूमा है, आप बता दो ना कि आप क्या विजन लेके आए हो, क्या विजन आप क्षेत्र की जनता के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो विजन एक ही है कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार मिल जाए। कैसे मिलेगा? कोवर्क प्लेस बना दीजिए। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको कोवर्क प्लेस की ज़रूरत है। आप भी पॉडकास्ट अब हमारे साथ कर रहे हैं, अगर आपको भी कोवर्क प्लेस दे दिया जाए, आपका अपना स्टूडियो हो जाए 5-7-8 हज़ार रुपये में, वाईफाई की एकदम माकूल सुविधा हो जाए, हॉल बढ़िया हो जाए, बढ़िया आपको कॉफ़ी मशीन मिल जाए, तो आप भी अपने गेस्ट को बुला सकते हैं वहाँ पे। आप भी युवा हैं मुजफ्फरपुर के। आप कोवर्क प्लेस से जब बाहर निकलेंगे तो मुजफ्फरपुर का बियाडा का क्षेत्र है, किसके लिए ज़मीन आवंटित किया गया हुआ है? मुजफ्फरपुर के युवाओं का है। वो दीजिए मुजफ्फरपुर के युवाओं को आवंटन वहाँ पे। तो वहाँ पे फैक्ट से ये सारी चीजें हो क्यों नहीं पा रही? क्या अभाव है या करना ही नहीं चाह रहे? विजन ही नहीं है। अच्छा, विजन ही नहीं है। एक साहब को पंकज मार्केट से निकलने का फुर्सत नहीं है, एक साहब को छाता चौक कलमबाग चौक से निकलने का फुर्सत नहीं है, किसी को अघोड़िया बाजार से निकलने का फुर्सत नहीं है, किसी को अपने कार्यस्थल से निकलने का फुर्सत नहीं है। अपने निजी जीवन में सारे लोग व्यस्त हैं। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए विकास का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कि आप चुनाव जीत गए, मुजफ्फरपुर आ गए, जनता ने आपको चुना कि चलो हम सावन पांडे को मौका देते हैं। हमने दोनों को देख लिया है, विजेंद्र चौधरी को भी देख लिया है, सुरेश कुमार शर्मा को भी देख लिया है, हम सावन पांडे को मौका देते हैं। तो सावन पांडे के लिए विकास क्या है? किन किन क्षेत्रों में सावन पांडे काम करेंगे? देखिए, हमारे लिए सबसे पहले विकास का मतलब है रोजगार, उसके बाद दूसरे नंबर पे शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं है कि हम बड़ा बड़ा कॉलेज मुजफ्फरपुर में बनवा देंगे, वो सब फेंकने वाली बातें हैं। हमारे यहाँ जितने कॉलेजेस हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, BRABU हमारे यहाँ है, कॉलेज में LS कॉलेज, RDS कॉलेज, MDDM, RBBM, MIT, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इन सब की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करवा करके टाइम टू टाइम सुपरविज़न एज अ विधायक करके
सारे अधिकारी पदाधिकारी प्रोफेसर्स वीसी प्रोवीसी से बात करके बच्चों के समूह से, छात्र नेताओं से, बच्चों के समूह से, पेरेंट्स से, सबको बुला करके बाज़ाब्ता हम तो चाहते हैं कि कॉलेज में भी पीटीएम हो। अच्छा, हमारी बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाँ, बोला। हमारा जो वर्क प्लान है उसमें पीटीएम हम तो चाहते हैं कि कॉलेज में भी हो, ताकि पेरेंट्स आकर के अपने विचार को रखें और उनको भी ये पता चले कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। और मुजफ्फरपुर का जितना भी हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है, सारे हॉस्टल्स को चालू करवा करके जो भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको वहाँ जगह दिया जाए और सारे छात्रों को जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ने का मौका दिया जाए। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सारे पेरेंट्स एफोर्ड नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटीज़ में जाकर के पढ़ पाएँ। आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है। उनके लिए बड़ी बात होती है कि हमारा बच्चा एलएस कॉलेज में पढ़ लिया, हमारा बच्चा आरडीएस में पढ़ लिया, हमारा बच्चा रामेश्वर सिंह और हमारी बच्ची एमडीडीएम और आरबीबीएम में है, एलएनटी में है। इससे लोग खुश रहते हैं। तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ही क्यों ना वर्ल्ड क्लास कर दिया जाए। सिलेबस तो वही है, सिलेबस वही है, लेकिन यही है ना कि आप वर्ल्ड क्लास व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ करेंगे क्या? आपने बोला कि सबसे पहले तो आपको वीसी इन सब चीज बात करनी पड़ेगी। और कंपनीज लाने के लिए क्या करेंगे? इसे उनको कोर्स करने के बाद बेरोजगार ना बैठे, कंपनीज आए और उनको हायर करके ले जाए। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे टच में हैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो एचआर और सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। लगातार बातें होती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे ही फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, लिंक्डइन के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारा प्लान हम लोग जानते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियों को बुलाया जा सकता है यहाँ पे। बियाडा और मोतीपुर का जो इलाका है जहाँ पे अभी बियाडा का जो इतना बड़ा लैंड दिया गया है, उनको उस चीज़ की व्यवस्था करवाई जा सकती है सिंगल विंडो सिस्टम में ला करके। और ये कहा जा सकता है कि साहब जब तक आप हमारे यहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं, आप अपने फैक्ट्री के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जानकारी हमारे युवाओं को दीजिए। एक संस्था बना दीजिए। एक संस्था बनाने में बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं है। शेड गिराइए, फैन लगाइए, पानी की व्यवस्था कीजिए, बैठने की व्यवस्था कीजिए। हमारे लोकल लड़के जो हैं वो आएंगे आपके यहाँ, सीखेंगे, तब तक आपकी फैक्ट्री बनेगी। जब तक आपकी फैक्ट्री बनेगी 6 महीना साल भर आपकी फैक्ट्री बनने में लगेगी और तब तक हमारे लड़के को वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हमारे यहाँ के 40% 50% युवाओं को अपने यहाँ रोजगार में उस प्रोडक्शन में लगाइए। प्रैक्टिकल एक्सपोजर दीजिए और उसके बाद हायर कर लीजिए। बिल्कुल। तो एक और ये है कि हमारा जो मुजफ्फरपुर के लीची है इतना फेमस है, लेकिन लगातार उसका उत्पादन और हम लगातार ये गिरता जा रहा है। मुजफ्फरपुर लीची उस मामले में प्रोड्यूस अब नहीं कर पा रही, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। इस पे आपने आवाज़ भी उठाया था। हम क्या कर सकते हैं एक जनता होने के नाते कि क्या ऐसे नेता को चुने कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्योंकि जनता का ये कर्तव्य है कि वो अच्छा नेता तो चुने ही, साथ में आप एक नेता बनने वाले हैं, तो आप ये बताइए जनता को, क्षेत्र की, कि उनका क्या कर्तव्य बनता है। बता देते हैं आपको। मुजफ्फरपुर की लीची अब तीसरे पायदान पे खड़ी है, ठीक है ना। अब तीसरे पायदान से नीचे उतर के चौथे पायदान पे बोलिए खड़े हैं। अच्छा। पहले पायदान पे वैशाली है, दूसरे पायदान पे मोतिहारी है और तीसरे पायदान पे सीतामढ़ी का बड़ा इलाका अब लीची उत्पादन में आ गया है। आप चौथे पायदान पे जाकर के खड़े हो गए हैं। लीची अब आपके लिए डायनासोर की तरह होने जा रहा है। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बच्चे कहानी में पढ़ेंगे कि मुजफ्फरपुर का लीची बड़ा फेमस हुआ करता था, विश्व में जाना जाता था। यहाँ से सचिन के यहाँ, सबके यहाँ लीची बस पहले जाया करती ये थी। कहने सुनने की बातें हो जाएंगी। जिस तरीके से आपके यहाँ इमली का बड़ा कारोबार होता था, इमली का प्रोडक्शन होता था, और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि भारत में 40% इमली का प्रोडक्शन अकेला मुजफ्फरपुर करता था। अच्छा। आज कहाँ है? आप तो कहानी सुन रहे होंगे, विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि मुजफ्फरपुर इमली का उत्पादन करता था। बहुत सारे नए लड़कों को पता भी नहीं। शहद का उत्पादन करते थे आप शहद का अकेला उत्पादन लगभग 38% तक करते थे। आज शहद कहाँ है? मधुसूदन वटी जैसा नाम का शहद का प्रोडक्शन होता था जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तक जाता था। वो मधुसूदन वटी कहाँ है आज शहर में? आज जो वो नाम है इमली चट्टी और इमली चौक, वो क्यों रखा गया? कभी कोई सोचा? वो इमली के उत्पादन के कारण ही रखा गया था। अच्छा। लेकिन आज वो सब गायब हो चुका है। तो मुजफ्फरपुर के नेता अगर नहीं जगे, मुजफ्फरपुर के युवा अगर और मुजफ्फरपुर के लोग अगर मजबूत कदम नहीं उठाए, फलाने बाबू की नुमाइंदगी में ही रह गए, फलाने बाबू की चापलूसी करते ही अगर हम लोग रह गए या फलाने बाबू को मौका ही देते रह गए, तो सारा विकास आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ये 5 साल आपके लिए बड़ा निर्णायक होने वाला है। क्या आप चाहते हैं या मानते हैं बेसिकली कि मुजफ्फरपुर के विकास न होने का सबसे बड़ा कारण मुजफ्फरपुर की जनता है?
मुजफ्फरपुर का विकास नहीं होने के कारण मुजफ्फरपुर की जनता भोली है। उन्होंने हमेशा से एक गलत निर्णय 30 वर्षों से लिया है। 30 वर्षों में सही लोगों को सही से चुन नहीं पाया। उन लोगों ने विश्वास किया और ये लोग चुन करके गए तो विश्वासघात किए। लेकिन ऐसा है ना कि जब एक बार किसी के साथ विश्वासघात हो जाता है वो सीख जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की जनता लगातार वैसे ही नेताओं को, जैसे अगर कोई भाजपा से आता है तो वो नेता देख के वोट नहीं देते हैं, वो अपर लेवल पर जैसे मोदी जी हैं, मैंने खुद देखा है आसपास अपने, मोदी जी हैं तो वो ये नहीं देखता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से ये नेता खड़ा है, वो ये देखते हैं कि हाँ कमल को देंगे तो मोदी जी को वोट जाएगा, हाथ को देंगे तो राहुल गांधी को वोट जाएगा। तो इससे बाहर निकलना कितना ज़रूरी है? देखिए सर, तो बाहर निकलना ही चाहिए। आप मोदी जी के विकास को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने गुजरात का विकास किया और कोई दल अपने नेता को विकास के लिए रोकता नहीं है। नेता विजनरी होना चाहिए, नेता के पास अपना प्लान होना चाहिए विकास का, लेकिन विकास का कोई प्लान इन नेताओं के पास नहीं है। उनका खुद का विकास का प्लान है, उनका और उनका परिवार विकास करे, ये वो लोग प्लान लेकर के चलते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता गलती नहीं कर रही है, मुजफ्फरपुर की जनता से गलती करवाई जा रही है। मुजफ्फरपुर की जनता को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। नागनाथ और सांपनाथ ही लगातार ऑप्शन मिल रहे हैं, डसी मुजफ्फरपुर की जनता गई है। आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या बीजेपी से टिकट विकेट की बात चल रही है क्या आपकी? देखिए मोदी जी से हम प्रभावित रहे हैं, हम बिल्कुल मोदी जी से प्रभावित रहे हैं। हम हिमंता विश्व शर्मा से प्रभावित हैं, असम के मुख्यमंत्री से। हम योगी आदित्यनाथ से भी प्रभावित हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, कोई गुरेज नहीं है कहने में कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्या टिकट की उनके विकास की बात है बीजेपी से, इसीलिए इतनी तारीफ की जा रही है? ना टिकट की तो राजनीति में कर ही नहीं रहा हूँ। मेरी जो राजनीति है, मेरे राजनीति का जो बेस है वो मूल माटी मुजफ्फरपुर है। अच्छा। मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का नेता हो, मुजफ्फरपुर की बेटी मुजफ्फरपुर की नेत्री हो। हम ये चाहते हैं ये जो भी बाहरी आक्रांता की तरह बाहरी जिला से आकर के मुजफ्फरपुर का विधायक बने बैठे हैं, ये लोग अब मुजफ्फरपुर को खाली करें। आप लोग किराएदार हैं साहब, ये समझिए। मकान मालिक तो हम ही लोग हैं। अच्छा, तो मतलब मुजफ्फरपुर में इस बार आप पूरी तैयारी, अब मान लीजिए कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने बोला कि आपने नौकरी भी छोड़ दी है, तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ये भी बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि सावन पांडे इतना खर्चा कर कहाँ से रहा है। हाँ, लोग बोलता है, लोग एक बहुत सारे लोग ये भी, मैं जब आ रहा था कमेंट भी पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ों से मैंने देखा, तो कहता है कि 2 नंबर का कमाई है इसीलिए उड़ा रहे हैं। देखिए 2 नंबर के कमाई से अगर डेवलपमेंट होना होता ना तो अंबानी और अदानी कभी खड़े नहीं होते, ठीक है ना। उन लोगों को आप जवाब दीजिए, प्रखरता से बोलिए। मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स का नाम आप सुनते हैं तो ये सब 2 नंबर का कमाई नहीं है, सब मेहनत का कमाई है। और कार्य योजना बनाया जाता है, क्रिएशन दिमाग में होता है, ठीक है ना। और माँ के पेट से ही बच्चा क्रिएशन लेकर के पैदा होता है। सब आप जब देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को, तो नरेंद्र मोदी जी से भी पुराने लीडर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्यों, क्या हुआ जो नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने? क्यों बख्तियारपुर की गलियों से निकला हुआ मुन्ना बिहार का नीतीश कुमार हो जाता है? और वो अपने राजनीतिक बुलेट को ऐसा चलाता है, ऐसा लहरिया कट मारता है कि जिसका तोड़ आज तक विपक्षियों के पास नहीं है, या किसी नेता के पास उस लहरिया कट का बराबरी करने का तोड़ नहीं है। तो ये माँ के पेट से होता है, ये क्रिएशन है। तो किसी के आरोप लगा देने से 2 नंबर का पैसा है, 3 नंबर का पैसा है, ये तो भारत सरकार की संस्थाएं हैं जो कि प्रूव करती है ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। तो क्या आप चाहते हैं, जैसे आप भी विधायक बनेंगे और मैं भी चाहता हूं, मैं पर्सनली अपनी भी बात बता रहा हूं कि मैं भी चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में बदलाव हो, क्योंकि हम हर बार जाते हैं तो जैसे मेरी दीदी है, 10 दीदी, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली है तो हमारे यहाँ 10 लड़कियाँ हैं। तो जब भी किसी दीदी की शादी होती है, जीजा जी आते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे पहला सवाल होता है मुजफ्फरपुर में क्या है, चलिए घूमते हैं। और उस समय मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ, मुजफ्फरपुर में क्या चीज़ें दिखाऊँ। एक गरीब स्थान मंदिर भी हमारा, उसकी भी स्थिति एकदम बर्बाद करके रख दिया गया। इस पर आप क्या कहिएगा, किस तरीके से मुजफ्फरपुर में उस टूरिज्म के क्षेत्र में बेसिकली, कि अगर वैद्यनाथ डेवलप हो सकता है, महाकालेश्वर डेवलप हो सकता है, तो गरीब स्थान क्यों नहीं डेवलप हो सकता? देखिए हम तो हमेशा अपने भाषणों में मांग उठाते रहे हैं। हमारा मुजफ्फरपुर नवनिर्माण सेना भी है, उसके तहत भी हम लोग लगातार संगठन के तहत मांग उठाते हैं, धरना भी किए थे हम लोग। हम तो कहते हैं कि बाबा गरीबनाथ धाम में जो कॉरिडोर की योजना है उसको पास जो कर दिया गया है या पास नहीं किया गया है, उस योजना को इमीडिएट लागू करवाइए। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है उस तरीके से यहाँ भी कॉरिडोर बने, सिंह द्वार का यहाँ भी निर्माण हो। बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर की पहचान है, हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ ना करें, हमारी पहचान को हमसे ना छीने।
आप जो लगातार यहाँ पे 5-7 वर्षों से जो गंदी राजनीति कर रहे हैं बाबा गरीबनाथ धाम के नाम पे, जो अर्घा लगा दिया जा रहा है, और 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से पहलेजा घाट से जब कांवड़िया बंधु चल करके आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं, इस आस्था के साथ आते हैं कि बाबा का दर्शन होगा। लेकिन इतना सवाल ये भी है, बहुत सारे लोग आपके कमेंट बॉक्स में भी इस जब ये सुनेंगे तो ये लिखेंगे, क्या हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम उतने लोगों को अंदर बाबा को छूने दें? क्योंकि ये व्यवस्था अगर वो करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि बहुत सारा दुर्घटना होने का संभावना बन जाएगा। नहीं, आप पूरी बातों को सुन लीजिए तब समझ पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अर्घा सड़क पे नहीं लगाइए। अच्छा। अर्घा को लगाइए बाबा दरबार में, बाबा के कैंपस के अंदर। बाबा के दरबार के अंदर घुसने के बाद जब बाबा जहाँ पे विराजमान है, 3 दरवाज़ा है वहाँ पे, निकलने के लिए भी दरवाज़ा है और अंदर जाने के लिए भी दरवाज़ा है। वहाँ से पहले आप अर्घा लगा करके छोड़ दीजिए, जहाँ से प्रॉपर बाबा का दर्शन, आई कांटेक्ट बन जाए। अच्छा। उस प्रांगण तक लोग पहुँच पाएँ, उस मिट्टी पे पैर रख पाएँ, उस मिट्टी को माथे तक लगा पाएँ, वहाँ तक तो पहुँच जाएँ, बाबा का दर्शन हो जाए। और कॉरिडोर का जब निर्माण हो जाएगा ना, तो ये भीड़ वाली समस्या ही समाप्त हो जाएगी और सिंहद्वार बन जाएगा ना, तो एड्रेस पूछने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ेगी कि हमको किधर से जाना है। सिंहद्वार बना रहेगा, लोगों को सिंबॉलिक रहेगा। ये मुजफ्फरपुर की पहचान है और इस पहचान के साथ लोग छेड़छाड़ ना करें, ये मुजफ्फरपुर के नेताओं के स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। मेरा एक सवाल है, आप मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मोदी जी पर दोबारा आते हैं। जब मोदी जी की मां को गाली दी गई तो आपको मैंने देखा कि आप झंडा लेकर सड़कों पर उतर गए, लेकिन अभी केरल कांग्रेस के द्वारा बिहारियों के लिए एक ट्वीट किया गया, बी फॉर बिहारी, बी फॉर बीडीज, और इस तरीके से लगातार देश भर में हम देखते हैं कि बिहारियों का किस तरीके से अपमान किया जाता है, क्योंकि पलायन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और लगातार अपमान होता है। तो उसके लिए सावन पांडे आज तक नहीं बोले। आप जाइए हमारे ट्विटर पे जाकर के देखिएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने स्टालिन को भी टैग करके, और उन्होंने जिस भाषा में बात किया, उनको एकदम उस भाषा को अच्छे से सजा करके हम लोगों ने उनको रिप्लाई किया है। लेकिन ये जो बिहारीज और बीडीज वाला ये नया मामला है, और इस मसले के लिए सड़क पे उतरना हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है। और सड़क पे ये तो जब मोदी जी की माँ को गाली दिया गया तो ये मोदी जी के सम्मान में हम लोग नहीं उतरे, उस मृत माँ के सम्मान में उतरे हैं जिसने भारत का नेतृत्व पैदा किया। लेकिन बिहार के कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उस समय कोई आगे नहीं आता। लेकिन जब एक नेता के माँ को गाली दी जाती है तो सब सड़कों पर उतर जाते हैं झंडा लेके। और हमने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी, बीजेपी वाले उनको भी आगे जाने से मना कर रहे थे। देखिए कहाँ क्या हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ रोका जा रहा था। आप हमारे वीडियो में जाकर के देखिएगा, बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया पे भी है। हम और आदरणीय हमारे बड़े भाई की तरह देवांशु किशोर जी, हम लोग जब माड़ीपुर में बंदी कर रहे थे, कई एम्बुलेंस गुजरा तो हम लोगों ने प्रॉपर खोला और प्रॉपर लोगों को निकाला है वहाँ से। हमारा सिर्फ तकलीफ इस बात का था कि उस मृत माँ को गाली ना दो जिसने देश का नेतृत्व पैदा किया। वो माँ अब इस दुनिया में नहीं है, आप उस माँ को गाली नहीं दे सकते हैं। गाली दोगे तो विरोध होगा। ये विरोध सड़क जाम करने का नहीं था या बंदी का नहीं था, ये बंद करके ये आपको बताना था कि ये कड़ा विरोध है। चूँकि हम आपके गाल पे आकर के चाटा नहीं मार सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा परेशान कीजिएगा तो फिर आपको चाटा भी लग सकता है। बहुत बड़ी बात। हाँ, अगर आप ज़्यादा परेशान कीजिएगा, माँ बहनों को गाली दीजिएगा, माँ बहनों का सम्मान नहीं कीजिएगा, तो चाटा गाल पे लगेगा। आपको क्या लगता है कि राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिरता क्यों जा रहा है? लगातार हाँ, सदन में देखते हैं कि रमेश बिधूरी को, जो दिल्ली के नेता है, वो गालियाँ देते हैं। फिर हम बिहार के लगातार नेताओं को देखते हैं, एक गोपाल मंडल करके नेता है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, जो कहते हैं चंद गालियाँ देके कहते हैं ये तो हमारा भाषा ही है। तो इस तरीके का जो गलत प्रसार किया जाता है, इससे बिहार के युवाओं को काफ़ी बाहर में नुकसान होता है और उनको गलानी होती है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सोचना बिहार के लोगों को होगा, बिहार के युवाओं को होगा। और गोपाल मंडल जी क्या बोलते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा वीडियो हम लोगों ने भी देखा है। ये संस्कारों का अंतर है साहब, मैं किसी दल का सपोर्ट नहीं करके बात कर रहा हूँ, ये संस्कारों का अंतर है। जिसका जैसा संस्कार होगा वो वैसा ही प्रसारित चीज़ों को करेगा।
किसी की भी माँ को गाली ना दे, किसी भी बहन को गाली ना दे, किसी भी बेटी को गाली ना दे। गाली की राजनीति से निकलिए। और राजनीति मेरे नज़र में विचारों का अंतर मात्र है, निजी संबंधों को खराब करना नहीं है, पारिवारिक संबंधों को खराब करना नहीं है, सामाजिक संबंधों को खराब करना नहीं है। सिर्फ वैचारिक अंतर को ही राजनीति बोला जा सकता है। आप मुजफ्फरपुर में विकास लाने की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पे खुद आरोप लगा कि भाई हमसे 20 लाख रुपए ठग लिया गया, सावन पांडे ये किया वो किया, आप पे एफआईआर दर्ज करवा दी गई, पुलिस ने उसकी जांच की, फिर आपको तमाम प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा। इस बात पे खुले मन से जो भी चीज़ें हुई थी पूरी प्रक्रिया बताइए, क्या मामला था, कैसे हुआ? जब हम छूट करके आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट का रिपोर्ट भी दिए। पटना हाईकोर्ट के जज ने क्या लिखा, मुजफ्फरपुर एडीजे 8 ने क्या लिखा, साफ उसमें लिखा गया लाइन कि यह सिविल के मामला को क्रिमिनल ऑफेंस में तब्दील किया गया। यह राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित लगता है। किसने आपको फंसाने की कोशिश की? मुजफ्फरपुर के बड़े राजनेता ने, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बोल करके मेरी पहचान बनी। तो वो ये मानते हैं आप कि वो आपका राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले उसको खत्म कर देना चाहते थे? ये लोग, इन लोगों को लगा कि इसमें साफ फिनिश कर देंगे, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि मैं खुद ही अधिवक्ता हूँ। तो मैं अपने चीज़ों को ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखने की हिम्मत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ, चीज़ों की समझ है। यूं ही किसी को कोई फंसा करके भेज देगा तो उसको बर्बाद नहीं कर सकता। आप फंसा सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगा सकते हैं, सूरज को डुबा नहीं सकते हैं। सूरज अपने नियत समय पे ही डूबेगा। सूर्यास्त नियत समय पे होता है और नियत समय पे ही सूर्योदय होता है। ग्रहण इस बीच में आप लगा सकते हैं, वो आपका अधिकार है। मुजफ्फरपुर अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई, कितना दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। कैसे, मतलब क्या मानते हैं कि क्या कारण रहा? सुरेश कुमार शर्मा जो है वो मंत्री भी रहे थे और तमाम तरीके की चीज़ें हुई, ना पटानी का हवाई अड्डा बन पाया, ना मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बन पाया। किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ना मैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी का नाम लूंगा, ना मैं आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी का नाम लूंगा। उन लोग का बड़ा फैन फॉलोइंग है, ठीक है ना। उन लोग का अपना, डरते हैं क्या कि कमेंट में आके लोग गालियां देने लगे? नहीं, गाली तो देखिए, गाली तो मैंने कहा ही कि संस्कारों का अंतर है। जिनके माँ बाप जैसा परवरिश किए रहेंगे वही वैसा ही बिहेवियर वो सोशल मीडिया पे भी करेगा, सड़क पे भी करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दे या अपनी माँ को गाली दे, बात बराबर है। आप नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देकर अगर खुशी महसूस कर रहे हैं या राहुल गांधी की माँ को गाली देकर खुशी महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों पे नहीं जा रहा। वो लोग बड़े हैं और जिस बदलाव के पद पे जाने की बात हम कह रहे हैं, उस बदलाव के पद पे वो बैठे रहे और उन्होंने बदलाव नहीं किया, तो नाम क्या लेना उनका। लेकिन मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी फेल्योर है। आज आकर के विधायक जी आरोप ये लगाते हैं कि ये सीधा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो फिर हमने विधायक क्यों चुना? पंकज मार्केट में जाकर के सोफा पे सोने के लिए? क्या हमने विधायक इसी वजह से चुना कि फीता काटे जाकर के उद्घाटन में? या हमने नेता इस वजह से चुना कि वो सुख दुख के भोज में जाकर के पूड़ी और तरकारी खाएं, रसगुल्ला दबाएं और नेताजी 4 फोटो खिंचवा करके फेसबुक पे डलवाएं? हो गया विकास का तीसरी। बस अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और चाहूंगा कि आप एक शब्द में उनके बारे में जो भी आए रैपिडली वो आप बता दो। विजेंद्र चौधरी, सोफा के प्यारे। सुरेश शर्मा, आदरणीय अभिभावक तुल्य। नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश का नाम रोशन कर रहा है। नीतीश कुमार, विकास पुरुष। लालू यादव, विनाश पुरुष। विनाश पुरुष। सम्राट चौधरी, बड़े भाई। मंगल पांडे, आदरणीय बड़े भाई अभिभावक तुल्य। सावन पांडे, एक युवा मन जो विकास चाहता है। अच्छा, अब थोड़ा सा बहुत राजनीति की बात हो गई, थोड़ा आप सॉफ्ट करते हैं मुद्दे को। क्रिकेट खेलते हैं, पसंद है, खेल में रुचि है? देखिए, क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। कोई खेल में अगर आपकी रुचि? ना मुझे लूडो खेलने आता है, ना चेस खेलने आता है, ना कैरम खेलने के वक्त में तो मैं काम करने चला गया। परिवार की जिम्मेदारियां थी बहुत नीचे से। मतलब मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, आप बाहर भी निकलेंगे तो लोग बता देंगे कि बहुत नीचे से आया हुआ लड़का है, या आपको पता भी होगा। आपका बाल विवाह हो गया था और मैं ये देखा हूँ कि, लेकिन उसका कारण पहले के ज़माने में जो लोग बाल विवाह कर देते थे 13-14 साल की उम्र में, मेरी माँ, मेरी दादी, तमाम लोगों का हुआ था।
और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग थे, मेरे मामा जी नाना जी टीचर हैं, फिर भी ऐसा होता था। आपके यहाँ भी और समाज में भी पढ़े लिखे, फिर 13-14 साल में शादी करके, और ये तमाम चीज़ों का कारण? कारण कुछ नहीं, पिताजी की इच्छा थी, पिताजी चाहते थे कि शादी ब्याह करें। और कम उम्र में चूँकि भाई लोग भी हमारे कोई स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई मतलब स्टेशन पे दुकान खोला हुआ है, कोई कचहरी में दुकान खोला हुआ है, दादाजी भी हमारे मतलब बचपन से ही काम कर रहे थे। तो क्या आप उस समय मना नहीं कर सकते थे कि नहीं अभी मैं इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पिताजी को कोई मना कर दे। आज के बच्चे को ये चीज़ सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। पिताजी अगर दिन को बोल दे कि रात है तो हम लोग बोलते कि रात ही है। सामने बैठे होते तो कहाँ हिम्मत था कि हम लोग सामने बैठ जाते, इतनी हिम्मत नहीं थी। अब एक सवाल, कोई प्रोजेक्ट, एक ऐसा सपना जो मुजफ्फरपुर के लिए सावन पांडे ने देखा है कि अगर मैं आ गया ना तो ये चीज़ तो करूँगा ही, सबसे पहले करूँगा, कोई प्रोजेक्ट, कोई सपना जो सावन पांडे का मुजफ्फरपुर के लिए है? मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, कोई सपना नहीं, ये एकदम सच्ची बात है कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार मिल सकता है। और मुजफ्फरपुर का गरीब जो जूरन छपरा में लूटा जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर, उनको लूटने से बचाना है। और लखनऊ पीजीआई, एम्स पटना, दिल्ली एम्स और पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में जो धक्के खा रहे हैं मुजफ्फरपुर के लोग जाकर के सिर्फ नंबर लगाने के नाम पे, इसको बंद करवाना और उनको घर बैठे नंबर लगवाने की व्यवस्था देना, और माकुल हमारे स्टाफ ले जाकर के उनका इलाज करवाए। आपके स्टाफ ले जाकर उनका इलाज करवाएंगे? और एक चीज़ है, शिक्षा की बात आप हमेशा करते रहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में किसी भी परीक्षा का जो पेपर होता है वो लगातार लीक हो जाता है, और इसी बात पर जब सम्राट चौधरी आते हैं, बात करते हैं, तो सम्राट चौधरी का ये कहना होता है कि बिहार में तो पेपर लीक नहीं होता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से सरकार को इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए? देखिए, सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए गौर से, और ये बड़े सिस्टम की बात है, और मैं अभी बड़े सिस्टम के बातों में उलझना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ, मुजफ्फरपुर के विकास का सपना है, मुजफ्फरपुर का विकास करके सीख लेंगे हम लोग कि कैसे विकास करना है, तो फिर बिहार की बात करेंगे, फिर देश की बात करेंगे। अगर आप ये बात बोलेंगे कि अभी सीखना है, तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो कहेंगे कि भाई अभी तुम 5 साल और बैठो, हम आते हैं और हमारा काम देखना, फिर तुम सीखते रहना। नहीं, ये भी तो कह सकते, कहने बिल्कुल वाले कह सकते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा एक छात्र के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो इंसान सीखने की ललक नहीं रखता है, जो इंसान ये समझता है कि नहीं मैं गुरु हूँ, तो वो गोबर है। जो इंसान ये अपने आप को मानता है कि मैं गुरु हूँ, वो मेरे नज़र में गोबर है। इंसान को हमेशा सीखने का ललक रखना चाहिए। आपसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र का विकास करके भी सीखेंगे, फिर जब जाएंगे प्रदेश का विकास करके भी सीखेंगे, फिर देश का विकास। जब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का विकास करके सीखा, तो लोगों ने उनको देश का बागडोर सौंपा। अगर मान जीता जागता उदाहरण है जी। मान लीजिए अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मूल माटी मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं। एक मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, क्योंकि हम सीधे तौर पे बातचीत करते हैं, क्योंकि हर एक, आपने जैसे बोला कि वो पार्टी का जो सिंबल होता है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी नेता के लिए। पॉलिटिकल साइंस में आप जब जाकर के पढ़ेंगे या गूगल सर्च करेंगे या जेमिनी पे जाकर बात करेंगे, तो दल का कोई अस्तित्व पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। ठीक है, दल का कोई जिक्र ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी किताबों में होती है जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, नहीं करवाया जा रहा है। बहुत सारा उदाहरण है। मुजफ्फरपुर निर्दलीय का इतिहास रहा है, मुजफ्फरपुर निर्दलीय का इतिहास रहा है। अभी हमारे अनन्य मित्र हैं, डुमरी विधायक हैं झारखंड में, जयराम महतो जी। हाँ, जयराम महतो। देखिए सिस्टम के गाल पे चाटा मार करके कैसे चुनाव जीत गए। अब मान लीजिए कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आए हैं 4-5 महीना प्रचार प्रसार करेंगे, फिर चले जाएंगे अपने काम धंधा में जब नहीं जीतेंगे। तो इस पे आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं कि मान लीजिए हम नहीं चाहते कि आप हारे, लेकिन एक सिचुएशन है, अगर आप हार जाते हैं, जीत और हार ये दोनों लगा रहता है। तो अगर आप हार जाते हैं तो क्या वही संवाद, वही क्षेत्र में जाना, लोगों से मिलना, मदद करना, ये जारी रहेगा आपका? ये 2017 से जारी है और ये निरंतर जारी रहेगा। लोग वो चले जाएंगे जो दूसरे जिले से आकर के मुजफ्फरपुर की राजनीति कर रहे हैं। हमारा तो बाप दादा पूरा खानदान ही मुजफ्फरपुर की धरती पे पैदा हुआ। हम कहाँ चले जाएंगे साहब? हम तो जन्म ही इस मिट्टी में लिए हैं और मरेंगे भी इसी मिट्टी में, और जब जलाया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा, तो वो भी इसी मिट्टी में। हम तो अपनी मिट्टी को बढ़ाने आए हैं। आप दूसरे ज़िले से आए हैं साहब, आप दूसरे ज़िले से आए हैं, आप आए हैं और जहाँ जन्म लिया आप फिर वहीं चले जाइएगा।
हम यहीं रहेंगे। और जब ये मतलब माथे पे बांध लिए हैं ना जिम्मेवारी साफा को, बांध लिए। तो बस इसको करके दिखाएंगे। जिद है। जिद है बिहार बदलने की, जिद है मुजफ्फरपुर को बदलने की। मुजफ्फरपुर में मैं जब जाता हूँ तो कई सारी ऐसी समस्याएं मुझे दिखती है, लोग मुझे दिखते हैं। लेबर क्लास के लोगों की बात हम करते हैं अभी, लेबर क्लास के लोग मुझे दिखते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन जब बात आती है वही लेबर क्लास के लोग जिनको 200-400 पे लोग काम पे रखते हैं, और वो एक जब इलेक्शन होता है तो वोटिंग का बहुत बड़ा उनका एक हिस्सा है समाज में। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले नेता 2000 रुपया दे दिया, शराबबंदी तो कैसी है वो आपको भी पता है, शराब बांट दिया और उनका वोट उनको मिल जाता है। इस पर क्या कहेंगे कि इस पे कैसे जो है जनता को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और विकास की बात? देखिए, जनता को तो जागना होगा, और शराब हो, मुर्गा हो, मछली हो, मटन हो, उस पर वोट ना करके अपने बच्चों के भविष्य पे वोट करना होगा। आप शराबबंदी के खिलाफ है, आपको लगता है कि खुलना चाहिए? आपका क्या प्रश्न? देखिए, शराबबंदी एक बहुत मजबूत निर्णय है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, लेकिन शराबबंदी पूर्णतः सफल नहीं है करप्ट सिस्टम के कारण, और यह पूर्णतः सफल करवाया भी नहीं जा सकता है। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। रेवेन्यू का बड़ा चोरी हो रहा है, इस पे सरकार देखे। रेवेन्यू अगर वो जनरेट होगा बिहार में और मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी यहाँ पे मीटिंग करेंगी, तो फिर बिहार का ही विकास होगा। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़े लोग ही देखें। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि बिहार खेलों को लेकर काफ़ी पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि अभी राजगीर बना है और अभी धीरे धीरे खेल की शुरुआत हो रही है। लेकिन हम मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए आप खेल को कैसे बढ़ावा देने का सोच रहे हैं? आपके माइंड में कोई रोड मैप है कि इस तरीके से हम काम करेंगे? देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि मुजफ्फरपुर में जो भी खेल है, जैसे क्रिकेट है, चेस है, कैरम है, वॉलीबॉल है, खो खो है, सबका डेवलपमेंट हो, सबका अपना प्रॉपर ग्राउंड हो। और यहाँ पे हम तो चाहते हैं कि बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी आए, आकर के बच्चों को प्रशिक्षित करें, उसको खेलने के लायक बनाएं। उसके लिए आपका रोड मैप क्या होगा? उसके लिए पूरा का पूरा रोड मैप है। हम ग्राउंड उस तरीके का तैयार करवाएंगे, प्रशिक्षण के लिए बड़े खिलाड़ियों को लाएंगे, बच्चों को प्रशिक्षित करवाएंगे। आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि हमने धोनी क्रिकेट एकेडमी का भी फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। अच्छा। अभी हम लोगों ने डाला नहीं है, अभी हम लोग ज़मीन की तलाश में लगे हुए हैं, बहुत जल्द डालेंगे। तो जैसे धोनी हो गए, द्रविड़ हो गए, गौतम गंभीर हो गए, या बहुत सारे हैं, सिकंदर जी हैं, ऐसे लोग हैं, मिहिर दिवाकर हैं, ऐसे लोग हैं। मिहिर दिवाकर तो सिवान से ही हैं, सिकंदर धनबाद से रहने वाले हैं। तो एक हमारे जानने वाले हैं, बहुत क्लोज भी हैं, रतन भैया हैं, वो भी खेलते हैं, धोनी के साथ भी खेले हैं। अच्छा। तो ऐसे लोगों को बुला करके, चूँकि उनका शहर है, उनका प्रदेश है, तो वो शहर से आएंगे और बच्चों को प्रॉपर क्रिकेट के लिए गाइड कर सकते हैं। फुटबॉल वालों को बुला करके फुटबॉल के लिए गाइड करवाया जा सकता है, हॉकी वालों को बुला करके हॉकी के लिए गाइड करवाया जा सकता है। और इसके इतर भी हम एक बड़ा फिल्म स्टूडियो भी चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में बने। फिल्म स्टूडियो हाँ, बहुत बड़ी बात। बड़ा सपना है मेरा इसको लेकर के। हम चाहते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े कलाकार हैं। आप जब देखेंगे तो ऐश्वर्या निगम जैसा कलाकार है, दीपक ठाकुर जैसा बिग बॉस में, बिग बॉस फेम भी मुजफ्फरपुर का ही है। आप और भी बहुत सारा नाम है जो कि मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा नाम है जो बिहार से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे नेपाल के ऐसे कलाकार हैं जो कि चाहते हैं कि हम मुजफ्फरपुर जैसे शहर में जाकर के शूटिंग करें। तो ये एक रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा हिस्सा और रोजगार का बड़ा हिस्सा फिल्म स्टूडियो बन सकता है। और फिल्म स्टूडियो 1 साल में बना करके तैयार किया जा सकता है, एक छोटे से पहल के साथ। और ये मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में ही हो सकता है। तो इससे भी रोजगार जनरेट होगा और कलाकारों को सम्मान भी मिल पाएगा। क्योंकि आपके पास समय की कमी है और आपका भी बहुत सारा चीज़ आपको करना है, आपको लोगों से मिलना जुलना है, उनसे बातें करनी है, उनको समझाना है। हाँ। कि आप अपना वोट हमें दीजिए, जिताइए। वोट नहीं मांग रहे हैं, घूम के हम कहीं से वोट, आप एक भी मेरा वीडियो क्लिप देखेंगे, हम कहीं वोट मांग ही नहीं रहे लोगों से। आप तो कह रहे हैं ना हम आपसे पानी मांग रहे हैं, हाँ। ना आपसे वोट मांग रहे नहीं, हैं, कुछ नहीं, बस बस बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव की बात कर लेकिन रहे हैं। लोग समझ पाएंगे? आपको लगता है कि लोग इतने समझदार हैं कि समझ पाएंगे? कभी ना कभी तो समझेंगे ही ना। जिद लेके आए हैं कि हाँ। जब तक जीतेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। बदल दिए, उसी में जीत गए। चलिए, अभी हमारे साथ सावन पांडे मौजूद थे, जिन्होंने प्रखरता से सारे मुद्दों पर, इनके ऊपर लगे आरोपों पर बात की, शिक्षा पर बात की, स्वास्थ्य पर बात की और तमाम मुद्दों पर बात की। और कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि ये बिहार से विमुख हुए थे।
जब ये बिहार से बाहर भी गए थे तभी भी इनके दिल में बिहार बसता था, एक ऐसा बिहार जो हर एक युवा के दिल में बसता है, जिसको अच्छा बनाने का और तमाम बिहार को ऊपर लेवल तक देखने का एक सपना जो हर एक बिहारी के नज़र में होता है वो इनके भी नज़र में है। और ये वो सपना लेकर आए हैं मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर के विकास की बात कर रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि आने वाले चुनाव में जनता किस तरीके से करती है इनके साथ व्यवहार और किस तरीके से क्या वो उसी नागनाथ और सांपनाथ के साथ जाती है जैसा सावन पांडे जी कहते हैं, या फिर इनको मौका देती है और एक नए चेहरे को मौका देकर मुजफ्फरपुर में बदलाव करने की कोशिश करती है। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें द अनफिल्टर्ड बिहार।